नमस्कार, मैं जनपुत्ता शिवम गौतम के टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर पहले ही देश में पिछले 3-4 सालों से बहस चल रही थी। उसी में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस टुकड़े टुकड़े गैंग की बड़ी सदस्य रही शैला रशीद के पिता ने उसके ऊपर इतना बड़ा एक खुलासा किया है और कहा है कि शैला रशीद ने जहूर बताली और राशिद इंजीनियर के ग्रुप में शामिल होने के लिए, उसकी पार्टी में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए लिए थे, जो कि सीधे तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये देश विरोधी गतिविधियों में पहले ही एनआईए की जांच में पकड़े जा चुके हैं और एनआईए उनके खिलाफ केस भी चला रही है। इस खुलासे के बाद में शैला रशीद ने सफाई देने की कोशिश की और ये कहा कि ये व्यक्ति जो मेरा पिता है ये बहुत दुष्ट है और ये कुछ काम नहीं करता है, नकारा है, मेरी माँ को पीटता है और हमें गाली गलौज करता है, इसलिए ये व्यक्ति इस तरीके का स्टंट करने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ अब्दुल रशीद जो कि पिता है शैला रशीद के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले में देशभक्त होने की वजह से और समाज के प्रति अपना दायित्व होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो आरोप है वो अब उनकी बेटी के खिलाफ है, लेकिन वो देश और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की वजह से वो सारी चीज़ों को खोल देना चाहते हैं, जिससे देश को नुकसान हो सकता है और इसकी वजह से दूसरे लोगों को न नुकसान हो। इसी वजह से उन्होंने ये खुलासा किया है। अब्दुल रशीद के इस खुलासे के बाद में अब एक भूचाल सा आ गया है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, खासकर टुकड़े टुकड़े गैंग में भी, क्योंकि शैला रशीद के सीधे संबंध उमर खालिद और कन्हैया कुमार जैसे लोगों के साथ रहे हैं। एनडीटीवी का रवीश कुमार इनके लिए पीआर एजेंसी का काम करता रहा है, इनको मंच मुहैया कराता रहा है और यही हालत आज तक चैनल ने भी की थी। बरखा रथ हो या राजदीप सरदेसाई हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, ये लोग इनको समर्थन देते रहे हैं और अब शैला रशीद के ऊपर देश विरोधी ताकतों से, देश विरोधी ताकतों के लिए काम करने वाले लोगों से 3 करोड़ रुपए लेने का जो आरोप लगा है, ये कोई मामूली आरोप नहीं है, क्योंकि ये आरोप उसके खुद के पिता ने लगाया है और उन्होंने दावा किया है कि इस बात के सारे सबूत वो पुलिस को दे देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बात के सबूत के तौर पर इसके अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। ये मुझे नकारा कह रही है, बेकार कह रही है, लेकिन ये लोग बताएं कि पिछले 37 सालों से इनका भरण पोषण कौन कर रहा था। दूसरी तरफ शैला रशीद ने एक टीवी चैनल पर बोलते हुए अपने पिता के खिलाफ आरोप लगाए थे और ये कहा था कि ये हमें ये भी नहीं जानते हैं कि ये हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इसका जवाब अब्दुल रशीद ने दिया और उन्होंने कहा कि इससे पूछा जाए कि जब ये बीटेक कर रही थी तब इसके साथ कॉलेज कौन गया था, या फिर दिल्ली में काउंसलिंग हुई थी तब इसके साथ कौन गया था, या दूसरी इसी तरीके के एडमिशन्स के लिए इसके साथ कौन जाता था, जो कि ये कह रही है कि मैं इसके साथ नहीं या इसके परिवार के साथ नहीं रहता हूँ। दूसरी तरफ शैला रशीद ने यह कहने की कोशिश की कि इनके खिलाफ वारंट जारी हैं। इसका भी जवाब अब्दुल रशीद ने दे दिया और ये कह दिया कि कोर्ट ने मेरे को रेस्टोरेशन दिया हुआ है और मेरे को मेरे ही मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने की इजाज़त दी है, जबकि इन लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर रहने की इजाज़त है। यानी कि शैला रशीद जो कुछ आरोप लगा रही है उस हर आरोप का जवाब भी अब्दुल रशीद ने दिया है और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब्दुल रशीद के इस बयान के बाद में सफाई देने की कोशिश की जाएगी शैला रशीद के द्वारा, या फिर शैला रशीद का साथ देने वाले, शैला रशीद को प्रमोट करने वाले राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार टाइप के, या फिर अंजना ओम कश्यप और राहुल कंवल टाइप के जो लोग हैं वो इस पक्ष में तमाम ऐसी ही बातों को उठाएंगे और ये कहेंगे कि घरेलू हिंसा का मामला है, इसलिए बौखला कर एक पिता ने अपनी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन वो लोग भूल गए कि जो आरोप और जो सबूत देने की बात कर रहे हैं अब्दुल रशीद, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने डीजीपी से मिलकर अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है, क्योंकि मेरी जान को खतरा हो सकता है। जिस तरीके से राशिद इंजीनियर और जहूर बताली के लिए शैला काम कर चुकी है, इस तरीके की ताकतों के साथ शैला काम कर चुकी है, उसके बाद इसके जो संबंध है बहुत ही खतरनाक लोगों से है। अब्दुल रशीद ने यह भी कहा कि जब ये सीपीआईएम से जुड़ी थी तब मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सीपीआईएम एक राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो अलगाववाद की बात करते हैं या देश विरोधी बात करते हैं, उन गुटों के साथ शैला रशीद जुड़ी, उसके बाद ही मुझे ये लग गया था कि अब ये रास्ते से भटक गई है और इसको या तो सुधारा जाए या फिर इसको इसके किए की सजा दिलाई जाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यह पहला उदाहरण है कि किसी
बेटी के खिलाफ इस तरीके से उसके पिता ने बड़ा खुलासा किया हो, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो शैला रशीद को अब तक प्रमोट करते रहे हैं, वो इस मामले में अब्दुल रशीद के खुलासों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये झूठे आरोप लगाकर शैला रशीद को बदनाम करने की बात की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए 2016 से जब से ये मामला उठा है, जब से जेएनयू के अंदर ये पूरा का पूरा मामला हुआ था, जिसमें नारेबाजी की गई थी, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की गई थी, जम्मू कश्मीर के पोस्टर लहराए गए थे, उसमें तमाम लोग देखे गए थे जो जम्मू कश्मीर के थे और जिनके ऊपर ये भी संदेश था कि उनमें कुछ आतंकवादी भी रहे होंगे। उन लोगों के साथ खड़े होकर शैला रशीद ने, उमर खालिद, कन्हैया कुमार ने और डी राजा की बेटी ने भी इस तरीके के नारे लगाए थे, उनका साथ दिया था, जिसके बाद केस अदालत तक पहुंचा था। अदालत में लोगों को जमानत लेनी पड़ी थी और उसके बाद ये जो शब्द था टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत फेमस हुआ था। उसके 4 सदस्य भी बहुत ज़्यादा कुख्यात रहे थे, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, शैला रशीद और जो डी राजा की बेटी है, ये चारों लोगों के नाम बहुत ज़्यादा उछले थे। अब जिस तरीके से खुलासे हुए हैं उमर खालिद को लेकर पहले ही एनआईए जांच की सुई चल रही है, जिस तरीके से दिल्ली दंगों में उमर खालिद का नाम आया था सामने, और उसी तरीके से कन्हैया कुमार के जो बयान थे, कन्हैया कुमार की जो शैली है, उसके माध्यम से उसने कोशिश की थी लोकसभा चुनाव में, बिहार में चुनाव लड़ा था और उसके बाद करारी हार भी हुई थी। और शैला रशीद के बारे में जो खुलासा हुआ है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं जिनका समर्थन कभी अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे थे। ये लोग भूल गए थे कि जिनका ये समर्थन कर रहे हैं वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। अब निश्चित तौर पर जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को इस बात का पता था कि ये क्या और कैसे करने वाले हैं, और उसके बावजूद चूंकि अरविंद केजरीवाल तो इस मामले में पहले ही एक्सपोज हो चुका है। दिल्ली दंगों में उमर खालिद के खुलासे के बाद में, ताहिर हुसैन के खुलासे के बाद में ये पता चल गया था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दंगाइयों के साथ खड़ी थी, उनके साथ तालमेल बिठा के चल रही थी। उसी तरीके से जैसे शैला रशीद को प्रमोट करने में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने बड़ी भूमिका निभाई, राजदीप सरदेसाई से लेकर रवीश कुमार बरखादत्त जैसे तथाकथित पत्रकारों ने जो प्रपंच ज़्यादा करते हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश की और उन्होंने शैला रशीद को एक राष्ट्रीय स्तर पर नेता के तौर पर प्रयोग करने की कोशिश की। उसी शैला रशीद को जैसे 3 करोड़ लेकर रशीद इंजीनियर और जहूर बटाली के उस संगठन को ज्वाइन किया जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। निश्चित तौर पर अब उन लोगों के मुंह पर भी ताले लग गए होंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाने के लिए बात करते थे, उन्हें छात्र बताने की कोशिश करते थे, जबकि वास्तव में ये छात्र नहीं थे। इन सभी की उम्र 30 से ऊपर थी और ये जबरदस्ती छात्र बन के जनता के मेहनत की कमाई के पैसे पर अय्यासियां कर रहे थे। जेएनयू में ज़्यादातर ऐसे ही लोगों का बोलबाला है और इसी का विरोध पिछले 4 साल से हो भी रहा था, जिसको लेकर तमाम जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है या फिर जो बॉलीवुडिया गैंग है, वो ये कहा करता था कि देखिए शिक्षा व्यवस्था को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है और वहाँ पढ़ने वाले छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से इन सभी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं, इन सभी के नाम तमाम ऐसे ऐसे अपराधों में आ रहे हैं, राष्ट्रद्रोह जैसे अपराध इन पर बार बार सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि न केवल टुकड़े टुकड़े गैंग को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उनका समर्थन करने वाले, उनको प्रमोट करने वाले और उनको बढ़ावा देकर देश की पीढ़ी को खराब करने की साजिश करने वाले, देश के युवाओं को गुमराह करने वाले, देश के खिलाफ तमाम साजिशों में शामिल रहने वाले तथा कथित उन छुटवैये नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें भारत का सबसे अधेड़तम युवा राहुल गांधी भी शामिल है और सबसे बड़ा चंदाचोर अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। ये सभी वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आगे चलकर ये उनकी राजनीति में उनके मोहरे बनेंगे और उनके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ वो इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी तरफ टीवी चैनलों वाले इसके माध्यम से टीआरपी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सभी को ये याद रखना चाहिए कि किसी पार्टी से आपका विरोध है, किसी व्यक्ति से आपका विरोध है, ठीक है, लेकिन आप देश के विरोध में नहीं खड़े हो सकते। देश और संविधान के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ, भारत की जो अखंडता सुरक्षा है उसके खिलाफ अगर आप कुछ भी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और अब जिस तरीके से शैला रशीद के पिता ने यह खुलासा किया है, उसके बाद
डीजीपी के पास भी ये सारी रिपोर्ट पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार की एजेंसियां अब इस पूरे मामले की जांच करेंगी। इसके बाद में एनआईए जैसी एजेंसियां इसकी जांच करेंगी और जांच के बाद ये खुलासा होगा कि शैला रशीद के साथ साथ किन और लोगों को इसी तरीके से पैसे दिए गए थे, क्योंकि कन्हैया कुमार भी जिस तरीके से चुनाव लड़ा था वो पूरा का पूरा वाकया शक के दायरे में। हालांकि वो चुनाव तो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा था, लेकिन नक्सलियों की तरफ से उसको पूरा समर्थन था। उसी तरीके से जैसे कि उमर खालिद ने दिल्ली दंगों में जिस तरीके से एक बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं भारत आ रहे हैं और हमें उसी समय पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आ जाए। और उसके बाद में दिल्ली में भयानक दंगे हुए जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 500 से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हुए थे। तो ये सारा का सारा जो खेल खेला गया, चाहे कन्हैया कुमार के द्वारा खेला गया हो, उमर खालिद के द्वारा, या अब जो शैला रशीद की भूमिका सामने आ रही है, ये बताती है कि इस देश में किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा देने का काम पत्रकारों ने किया, राजनीतिक पार्टियों ने किया और अलगाववादी संगठनों ने, विदेशी ताकतों ने किया। लेकिन मोदी सरकार की मुस्तैदी की वजह से, मोदी सरकार की सतर्कता की वजह से और हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं, एनआईए हो, सीबीआई हो, ईडी हो या आईबी जैसी संस्थाएं हैं, इनकी वजह से इनकी साजिशें सफल नहीं हो पाई और इन सभी लोगों के खिलाफ अब जांच आगे बढ़ रही है। जय हिंद, जय भारत।